भयंकर कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच आधी रात के समय प्रताप के खेत में जगदीश और प्रताप लकड़ियां जलाए हुए बैठे थे। ठंड इतनी थी कि आग की लपटें भी कमजोर लग रही थीं। वैसे तो सर्दी के समय में कोहरा रात में पड़ता ही है, लेकिन आज रात धुंध कुछ ज्यादा नहीं है। तू सही कह रहा है प्रताप। मुझे लगता है कि हम दोनों को आज रात खेत में आना ही नहीं चाहिए था। इतनी सर्दी में तो घर पर कंबल ओढ़ के सोने में ही आनंद आता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है जगदीश, लेकिन सर्दी में अक्सर जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल खराब कर देते हैं। पिछली बार जब जंगली जानवर तेरे खेत में घुसे थे ना, तब मैं भी सर्दी में तेरी रखवाली करने तेरे साथ बैठा था। जगदीश ने इतना कहा ही था कि तभी किसी स्त्री के चीखने की आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीर गई। आवाज इतनी भयानक थी कि कड़कड़ाती हुई ठंड में भी जगदीश और प्रताप के शरीर पर पसीने की धाराएं बहने लगी। प्रताप भाई, क्या तुमने चीख सुनी? जाने किस औरत की चीखने की आवाज थी। तभी अचानक से तेज घुंघरू की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई। प्रताप तुरंत घुंघरू की आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। प्रताप भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से नहीं उठना चाहिए। अरे तू यहीं बैठ जगदीश, मैं अभी आता हूँ। हो सकता है कोई औरत मुसीबत में हो। प्रताप घुंघरू की आवाज का पीछा करता हुआ एक घने पेड़ के नजदीक जा पहुंचा, मगर सामने का दृश्य देखकर प्रताप आश्चर्य में पड़ गया। पेड़ के नीचे एक बेहद सुंदर युवती लाल वस्त्र पहने हुए प्रताप को प्रेम भरी नजरों से देख रही थी। कौन हो तुम? और इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या कुछ देर पहले तुम ही चिल्लाई थी? और तुम्हारा नाम क्या है? एक बार में इतने ढेर सारे सवाल कर दोगे तो फिर मैं जवाब कैसे दे पाऊंगी? मैं कौन हूँ तुम्हें कुछ देर बाद पता लग जाएगा। और हाँ, अभी कुछ क्षण पहले ही मैं चिल्लाई थी। और रहा सवाल मेरे नाम का, तो मेरे कई नाम हैं। मुझे अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से बुलाया गया है, लेकिन मेरा सबसे प्रसिद्ध नाम यक्षिणी है। यक्षिणी? ये कैसा नाम है? वैसे तो ये मेरा नाम है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत है। इतना बोलकर यक्षिणी का सुंदर चेहरा भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसका चेहरा किसी कोयले की तरह काला पड़ गया। अचानक यक्षिणी ने अपने पंजे प्रताप के सीने में गाड़ दिए। प्रताप की दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंजने लगी। ये तो प्रताप भाई, ये तो प्रताप भाई के चीखने की आवाज है। इतना बोलकर जगदीश प्रताप की चीख की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में जगदीश ने देखा कि प्रताप की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। अगले दिन प्रताप की लाश को वज्रपुर गांव के इर्द गिर्द देखकर गांव के लोग खड़े थे। उनमें गांव का ठाकुर रणधीर सिंह भी था। जहाँ तक मुझे पता लगा है, तुम अपने मित्र प्रताप के साथ उसके खेत की रखवाली कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे मित्र को कौन मारकर चला गया। ठाकुर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं और प्रताप बातें कर रहे थे कि तभी हम दोनों के कानों में किसी औरत की चीख टकराई। चीख सुनकर प्रताप भाई चीख की दिशा की ओर चल पड़े। मैंने ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने, और कुछ देर बाद प्रताप भाई की चीखें मेरे कानों में टकराईं। जब मैं दौड़ते हुए पहुंचा तो मेरे सामने प्रताप भाई की लाश पड़ी थी। ठाकुर साहब, प्रताप की स्थिति बता रही है कि इसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की। तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब, मुझे विश्वास है कि इसकी हत्या जरूर किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने की है। बात तो तुम सही कह रहे हो। जब मैंने प्रताप की लाश को पहली बार देखा तब मुझे भी यही लगा था, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने एक साधु महाराज को यहाँ पर बुलवाया है, जो कुछ ही देर में हमारे गांव में आ जाएंगे। इतना बोलकर ठाकुर रणधीर सिंह अपनी हवेली चला गया। ठाकुर रणधीर सिंह को चिंतित अवस्था में देखकर उसकी पत्नी सरोजनी उससे बोली, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? सरोजनी, प्रताप की जिस तरह से हत्या हुई है, मुझे शक है कि ये हत्या किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने ही की है। आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बड़ा बेटा बलवंत भी यहाँ पर नहीं है। बलवंत को तो मैं समझा कर थक गया हूँ सरोजनी। पता नहीं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा।
इतना बोलकर ठाकुर रणधीर सिंह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ठाकुर रणधीर सिंह अपने कमरे के अंदर घुसा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़की की मधुर आवाज टकराई। कैसे हो ठाकुर? तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आवाज सुनकर ठाकुर रणधीर सिंह ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। कौन हो तुम? और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तुम तो ठाकुर हो, तुम्हारे ऊपर डर शोभा नहीं देता। मैं वही हूँ जिसने प्रताप को मौत के घाट उतारा। विश्वास करो, उसका ताजा खून इतना स्वादिष्ट था, अभी भी उसके खून का जायका मेरी जुबान पर है। अब देखती हूँ तुम्हारा खून कैसा है। लेकिन तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे यक्षिणी कहते हैं। इतना बोलकर यक्षिणी का चेहरा फिर से भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। कुछ ही देर में ठाकुर रणधीर सिंह की चीखें हवेली में गूंजने लगी। यक्षिणी ठाकुर रणधीर सिंह के शरीर का सारा खून पीकर काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। अपने पति की चीख सुनकर सरोजनी जैसे ही अपने कक्ष में आई, अपने पति की भयानक अवस्था में पड़ी लाश को देखकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद सरोजनी की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा बलवंत उसके सामने खड़ा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है माँ, आपको होश आ गया। तुम्हारे पिता को न जाने कौन मार कर चला गया। सरोजनी ने देखा कि उसके पति की लाश को एक साधु महाराज बहुत गौर से देख रहे थे। मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ पर बुलवाया था। तुम्हारे पति की हत्या हूबहू उसी प्रकार से की गई है जिस तरह कल रात प्रताप की हत्या की गई थी। साधु महाराज, मेरे पति प्रताप की लाश को देखकर ही हवेली आए थे और मेरी आंखों के सामने कमरे में चले गए। कुछ क्षण बाद उनकी चीखें मेरे कानों से टकराईं। जब मैं दौड़ती हुई कमरे में आई तो कमरे में कोई नहीं था और मेरे पति की लाश यहाँ पड़ी थी। प्रताप और ठाकुर की लाशों की भयानक स्थिति को देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि कलवा और ठाकुर की हत्या एक यक्षिणी ने की है। अब आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? मनुष्य यक्षिणी को प्रसिद्धि और धन प्राप्ति के लिए सिद्ध करता है, मगर इस गांव में किसी ने यक्षिणी को केवल बदला लेने के लिए सिद्ध किया है, जो कि बहुत घातक है। प्रताप की हत्या हो जाना और तुम्हारे पिता की उनके कक्ष में ही हत्या हो जाना आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो फिर कुछ कीजिए साधु महाराज, आप तो पहुँचे हुए साधु हैं। यक्षिणी का अंत करना इतना आसान नहीं होता बच्चा। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया है। जब तक उसका पता नहीं लग जाता हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु सरोजनी की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोले, तुम्हें किसी पर शक है? मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा बलवंत है और मेरा छोटा बेटा अभिनव अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता है। मेरे पति के छोटे भाई ठाकुर दमन सिंह जरूर एक बिगड़ैल व्यक्ति थे, मगर मेरे पति ने तो उसे बरसों पहले हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। यक्षिणी की साधना किसने की है? इस बात का पता लगाने के लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा। मैं वही करने जा रहा हूँ। अपने पिता के बाद तुम ही इस गांव के ठाकुर हो बलवंत, इसलिए गांव के लोगों के जान माल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। गांव में सबसे बोल देना कि कोई भी रात के समय बाहर न निकले। और तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई अभिनव शहर में रहता है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता उसे किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं बुलाना। इतना बोलकर साधु वहाँ से चले गए। अगले दिन बलवंत ने नम आंखों से अपने पिता ठाकुर रणधीर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के 3 दिन बाद रात का काला भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला था। अभिनव घने जंगल में खड़ा हुआ, हक्का बक्का इधर उधर देखते हुए अपने आप से बोला, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, फिर मैं अचानक जंगल में कैसे आ गया? अभिनव को महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अभिनव घबराता हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी अभिनव की नजर एक पेड़ पर चली गई। उस पेड़ के ऊपर एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली औरत उल्टी लटकी थी, जो उसे ही घूरे जा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो? यक्षिणी हूँ,
जिसे तेरा ही इंतजार था। उस पेड़ के ऊपर से एक लाश अभिनव के सामने गिर पड़ी। उस लाश को देखकर अभिनव बुरी तरह से घबरा गया। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पिता ठाकुर रणधीर सिंह की लाश है। ऐसा कैसे हो सकता है? आ जाओ अभिनव, जल्दी से आ जाओ। तुम तो इतने दुर्भाग्यशाली हो कि अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। देखो, तुम्हारे पिता तुम्हारी इस बात से कितने नाराज है। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ठाकुर रणधीर सिंह की लाश उठकर खड़ी हो गई और क्रोधित अवस्था में अभिनव को देखने लगी। अचानक अभिनव की आंख खुल गई। अभिनव ने देखा कि वो अपने कमरे में था। अभिनव लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगा। तभी वहाँ पर अभिनव की पत्नी मीरा आ पहुँची। क्या हुआ अभिनव? तुम तो सो रहे थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा है, इसके बावजूद भी तुम्हारे माथे से पसीने की बूंदें कैसे टपक रही हैं? सपने में जो औरत पेड़ के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी, उसका भयानक चेहरा देखकर मैं अभी भी कांप रहा हूँ। तुम भी ना अभिनव, एक सपने को लेकर इतना परेशान हो गए। अरे सपने तो सपने होते हैं, डरावना सपना समझकर भूल जाओ। नहीं मीरा, सपने में मैंने अपने पिताजी की लाश को देखा है, जो भयानक अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पिता को किसी ने चीर फाड़ कर रख दिया हो। और 3 दिनों से मैं पिताजी को लगातार फोन कर रहा हूँ, मगर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, और ना ही मेरी माँ। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कम ऑन अभिनव, हम दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका में नहीं। और वज्रपुर गांव यहाँ से केवल 6 घंटे की दूरी पर है। अगर तुम्हारा मन घबरा रहा है तो हम आज ही चलते हैं। कुछ घंटे बाद अभिनव की कार एक पहाड़ी इलाके की सड़क पर दौड़ी जा रही है। मीरा अभिनव की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। अब यहाँ से कितनी दूर रह गया है वज्रपुर गांव? बस हम पहुँचने वाले हैं। अभी अभिनव ने ये बात पूरी की ही थी कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि ठाकुर दमन सिंह थे। अभिनव ने गुस्से में कहा, चाचा जी, ये क्या हरकत है? आपको क्या लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता? पिताजी ने मुझे सब बता दिया था। आपने उनकी संपत्ति में हेराफेरी की, सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। इसी वजह से पिताजी ने आपको धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया था। अब मेरी बात सुनो अभिनव। मुझे कुछ नहीं सुनना। रास्ते से हट जाइए, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। इतना कहकर अभिनव कार में बैठ गया और बिना पीछे देखे अपनी कार को वज्रपुर गांव की ओर दौड़ा दिया। रास्ते में उसकी पत्नी बोली, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे चाचा को हवेली से निकाल दिया था, फिर वो तुमसे क्या बात करने आए थे? हाँ, निकाल दिया था, और मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी। कुछ ही देर बाद अभिनव अपनी पत्नी के साथ हवेली के अंदर खड़ा था। उसे अचानक वहाँ देखकर उसकी माँ सरोजनी चौंक गई। तुम्हें यहाँ आने से पहले फोन करना चाहिए था। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपको तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन आप मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अभी और इसी वक्त तुम शहर वापस चले जाओ। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं अभी लौट जाऊं तो चला जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं पिताजी से मिलना चाहता हूं, क्योंकि कल रात मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था। कैसा सपना बेटा? मैंने सपने में एक भयानक औरत को देखा और पिताजी की लाश भी देखी। तभी से मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। माँ, पिताजी कहाँ हैं? अभिनव, तुम्हारे पिताजी 3 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी ने उनकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? पिताजी की हत्या? और आपने मुझे बताया तक नहीं। साधु महाराज आज ही कहकर गए हैं कि इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी डर से हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। खतरा अभी भी टला नहीं है। वो भयानक बला आज भी इस गांव में घूम रही है। बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। माँ, यहाँ आते वक्त मेरी कार के सामने चाचा जी आकर खड़े हो गए थे। मुझे तो शक तुम्हारे चाचा पर ही है। वो तुम्हारे पिता से बहुत जलते थे। इसी बीच वहाँ बलवंत आ पहुँचा। बलवंत को देखते ही मीरा ने रहस्यमय अंदाज में कहा, सुना है
यक्षिणी जिसके पीछे पड़ जाए वो चाहे जितनी कोशिश कर ले उससे बच नहीं सकता। अगर यक्षिणी अभिनव को मारना चाहती है तो उसका मरना तय है। ये सुनकर सरोजनी और अभिनव बुरी तरह चौंक गए। अचानक मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो यक्षिणी के भयानक रूप में बदल गईं। तुझे क्या लगता है शहर से यहाँ तक तेरी पत्नी साथ आई है? तेरी पत्नी को तो मैं कल रात ही शहर में मार चुकी हूँ। चाहती तो तुझे भी मार सकती थी, लेकिन मुझे आदेश मिला था कि तुझे उसी की आंखों के सामने मारा जाए जिसने मुझे सिद्ध किया है। आखिर किसने तुम्हें सिद्ध किया है? तभी वहाँ साधु आ पहुँचे और चीखते हुए बोले, अभिनव, उससे दूर हट जाओ। यक्षिणी को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई बलवंत ने सिद्ध किया है। हाँ, मैंने ही किया है, क्योंकि अभिनव मेरा सगा भाई नहीं है और ना ही सरोजनी मेरी सगी माँ। मैं अपनी माँ की पहली संतान हूँ। अच्छा, तो तुम जब तक तू जीवित रहोगे यक्षिणी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, इसलिए तुझे अब मरना पड़ेगा। साधु महाराज ने अपने मंत्र से बलवंत को जलाकर भस्म कर दिया और साथ में यक्षिणी भी भस्म हो गई।